नमस्कार, स्वराज संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं अमित कुमार। आज हमारे खास मेहमान हैं मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके पास महत्वपूर्ण विभाग हैं, तीन महत्वपूर्ण विभाग हैं, पर्यटन, संस्कृति, धर्मस्व विभाग। आपने एक महत्वपूर्ण जो अभी पहल की है, जो 2 दिन पहले ही हुई है, जो पीएम श्री वायुयान योजना जो मध्य प्रदेश के 8 शहरों में चलाई है, पर्यटन का कितना लाभ देखते हैं आप इसमें? निश्चित रूप से पर्यटन के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश जो है एक समृद्ध राज्य की श्रेणी में आता है। और जो अभी पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा अभी जो हमने शुरू की है, वो वास्तव में पर्यटन के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में और धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में, इन सारे क्षेत्रों में मील का पत्थर साबित होगी। अभी शुरुआत में हमने 8 बड़े शहरों को आपस में एयर कनेक्टिविटी के द्वारा जोड़ा है, जिसमें भोपाल, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सिंगरौली, खजुराहो जैसे महत्वपूर्ण शहर इस पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा के अंतर्गत जोड़े गए हैं, जिसमें 2 एयरक्राफ्ट, ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट उपलब्ध करवाए हैं जो 6 सीटर हैं। और इसमें अभी शुरुआत में किराया भी 50% रखा गया है 1 महीने के लिए, तो 50% की सब्सिडी भी सरकार की तरफ से है। और फिर डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम लोग ये चाहते हैं कि ये जो एयर कनेक्टिविटी है वो ऐसे ही, और जैसा इसका फीडबैक आएगा शुरुआत के बाद, तो इसको अपन और भी विस्तृत करने की सरकार की योजना है। और लेकिन निश्चित इस रूप से महत्वपूर्ण जो पूरी क्रांतिकारी योजना थी, परियोजना थी, इसको आइडिया कैसे आया? किसका आइडिया था कि मध्य प्रदेश जैसे राज्य में इस तरह की कनेक्टिविटी शुरू की जाए? निश्चित रूप से आइडिया तो बहुत समय से ये चल रहे थे कि ऐसा हो जाए तो अच्छा रहेगा। फिर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से बात की गई इस बारे में, तो उन्होंने इस बारे में स्वीकृति दी कि अगर एयर कनेक्टिविटी हो जाएगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि बहुत सारे लोग मध्य प्रदेश घूमना चाहते हैं, लोगों के पास कम समय होता है, और कनेक्टिविटी दूर दूर स्थान होने के कारण जितना लोग घूमना चाहते हैं उतना घूम नहीं पाते। तो ये दिमाग में एक आया, डॉक्टर मोहन यादव जी ने इसको मूर्त रूप देने का काम किया, और एयर कनेक्टिविटी के क्षेत्र में ये क्रांतिकारी कदम साबित होगा। इससे उद्योग धंधे भी बढ़ेंगे, पर्यटन भी बढ़ेगा, और भी कई सुविधाएं लोगों के लिए जो पूरा मध्य प्रदेश घूमना चाहते हैं, वास्तव में उनके लिए ये जो सेवा है वो वरदान साबित होगी। लेकिन इसमें एक किराए को लेकर जो बात आ रही है, ख़ास तौर से यदि भोपाल से सिंगरौली का किराया देखा जाए या इंदौर से रीवा का किराया देखा जाए, तो सब्सिडी देने के बावजूद बहुत ज़्यादा है वो। क्योंकि यदि उसको कंपेयर करें कि भोपाल से दिल्ली, भोपाल से मुंबई या दिल्ली से दुबई, इन सब के किराए को भी देखें तो ये किराया ज़्यादा होता है। तो इस पर किसी तरह का विचार है कि किराए को किस तरह से ऐसा किया जाए कि कम से कम वो एकरूप रहे? मुझे नहीं लगता कि अभी जो सब्सिडी देने के बाद किराया ज़्यादा है, क्योंकि अभी हमारे पास ये रेट लिस्ट रखी है। जी हाँ, इसमें पीछे रखी थी, जी 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 जी। तो उसमें अभी तो 50% कर दिया है। तो जैसे अपन को यहाँ से उज्जैन जाना है तो 1200 रुपये किराया है, तो अभी बहुत बहुत कम नॉमिनल है। 50% उस सब्सिडी के बाद 1 महीने तक रहेगा 1 ये? महीने तक रहेगा। फिर उसको अपन देखेंगे, रिव्यू करेंगे, और अपन को लगता है तो निश्चित रूप से उसको और डॉक्टर लंबे समय मोहन बढ़ाएं, यादव जी के सामने अपन बात रखेंगे और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। प्रयास करेंगे कि भाई और जितना सुधार हो सके तो अच्छा रहेगा। जैसे जवेरा विधानसभा से आप लगातार दूसरी बार जीत कर आए, एक मिथक तोड़ा आपने कि लगातार 2 बार आप वहाँ से जीत के आए, और उसके बाद आप इतने कम दूसरी बार में आपको मंत्री बनाया गया, तो आपको लगता है कि इसके पीछे आपकी मेहनत या किसका हाथ रहा है ये सब? ये पार्टी तय करती है कि किसको मंत्री बनाना है, किसको मंत्री नहीं बनाना। मैं तो कभी मंत्री पद की दौड़ में रहा नहीं, और निश्चित रूप से हमारा जवेरा विधानसभा क्षेत्र पुराने समय में कांग्रेस का गढ़ रहा है, जी। और वहाँ का जो समीकरण है
वो कांग्रेस के पक्ष में रहता है, लेकिन अपन ने 2 बार इसमें लगातार। थक को भी तोड़ा है और ये पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। अपन तो पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो निर्देश करती है उसका पालन करते हैं। क्योंकि आपको महत्वपूर्ण 2 विभाग बल्कि 3 विभाग जो मिले हैं, पर्यटन और संस्कृति, इसको आप किस तरह से आगे बढ़ाएंगे? मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है, या किस तरह के आपके पास ऐसी योजनाएं हैं या विचारों से कैसे इसको आगे बढ़ा सकते हैं? तो मध्य प्रदेश की जो संस्कृति है वो वास्तव में बहुत समृद्ध और वैभवशाली और गौरवशाली संस्कृति है और निश्चित रूप से इस क्षेत्र में हम सब लोग काम कर रहे हैं और जो समृद्ध मध्य प्रदेश की विरासत है उसको आगे ले जाने के लिए सरकार विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी बना रही है। जैसे अभी डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में हम सब ने राम वनगमन पथ पर विचार किया, उनकी बैठकें हुई और आने वाले समय में राम वनगमन पथ पर काम शुरू होगा, क्योंकि कहा जाता है कि चित्रकूट एक ऐसा स्थान है जहां भगवान राम ने अपना सबसे ज़्यादा समय बिताया। 10-11 वर्ष चित्रकूट में बिताए, फिर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर वो गए। ऐसे 12-13 चिन्हित स्थान हैं जहाँ भगवान राम के चरण पड़े। तो ऐसे स्थानों को आपस में जोड़ने के लिए, पुष्पित पल्लवित करने के लिए, उनके विकास के लिए सरकार योजना बना रही है। जी, क्योंकि ये योजनाएं राम गमन पथ की जो आप बात कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी हद तक पिछले गवर्नमेंट ने जो वहाँ थी उन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया। मध्य प्रदेश में करीब 20 साल से इस योजनाओं पे काम हो रहा है, लेकिन कभी कभी ढिलाई आ जाती है। तो अब आपको क्या लगता है कि कितने समय में ये पथ पूरा तैयार होगा? क्योंकि अब राम मंदिर बनने के बाद लोगों की उत्सुकता जागी है इसमें डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में एक बैठक हुई जिसमें ये तय किया गया कि ये जो 12-13 स्थान हैं, जी, तो सबसे पहले अपन चित्रकूट से शुरू करेंगे, क्योंकि एक साथ सारे स्थानों का विकास करना संभव नहीं है। तो चित्रकूट को विकसित करेंगे और फिर धीरे धीरे करके सारे स्थानों को विकसित करने की योजना है और जो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए क्रांतिकारी कदम होगा, क्योंकि जब मध्य प्रदेश में व्यक्ति आएगा तो राममय होके जाएगा। ऐसे ही सरकार की मंशा है। देखिए, एक उज्जैन के महाकाल लोक हो या ओंकारेश्वर में एकात्म जो पूरा धाम पूरा बनाया गया है वहाँ पर, लेकिन उसमें अभी फिर से उसमें चर्चा आई कि एक जो मूर्तियाँ लगेंगी वो बिल्कुल सॉलिड लगेंगी, जो महाकाल लोक में जिस तरह की बात आई, क्योंकि उसको लेकर इलेक्शन के पहले भी काफ़ी विवाद खड़े हुए थे, वो मूर्तियाँ किस तरह से गिर गई थी। तो आपको लगता है कि महाकाल लोक को किस तरह से और सुदृढ़ और अच्छा बनाया जाए, जिससे पूरे, क्योंकि यहाँ पर देश और पूरे भारत से सब लोग आते हैं देखने के लिए, तो किस तरह की व्यवस्थाएं की जा रही हैं यहाँ पर? अमित जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि महाकाल लोक जब से निर्माण हुआ है तो मध्य प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है। और अभी मैं आपको बता दूं कि 23-24 में अभी 11 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक मध्य प्रदेश में धार्मिक पर्यटन करने के लिए आए हैं और सबसे ज़्यादा 5 करोड़ से ज़्यादा पर्यटक खाली महाकाल लोक में आए हैं। तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और इसको लेके सरकार निरंतर योजना बना रही है और जो थोड़ी बहुत विसंगतियाँ आई हैं उन सबको ठीक करने की सरकार की मंशा है और आने वाले समय में महाकाल लोक की तर्ज पर और भी लोक बनाए जा रहे हैं। जैसे राम राजा लोक ओरछा में, मैहर में शारदा लोक पर काम चल रहा है, अपने दतिया में पीताम्बरा लोक पर काम चल रहा है। ऐसे 5-6 स्थानों पर सरकार ने तय करके लोक बना के, क्योंकि ये जब लोक तैयार हो जाएंगे तो ये पर्यटकों की संख्या है, खासकर धार्मिक पर्यटन, क्योंकि आज के समय में जब से अयोध्या में भगवान राम की मंदिर में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो कहीं ना कहीं लोगों का धर्म के प्रति रुझान और ज़्यादा बढ़ा है और लोग धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में पर्यटन करना चाहते हैं। बिल्कुल, आपने सही कहा है कि जिस तरह से धार्मिक एक जो टूरिज़्म सर्किट होता है उसको मध्य प्रदेश में डेवलप करने की ज़रूरत है। जैसे उज्जैन है, ओंकारेश्वर है या राजा राम लोक पूरा बनता है, तो उसको लेके एक सर्किट किस तरह से डेवलप कर सकते हैं
उसको आपकी क्या योजना है इसको ऐसा तो बनाने इसकी कार्य योजना चल रही है, काम भी शुरू हुआ है की? जी। और 1-2 वर्ष में इसके अच्छे और सुखद परिणाम हम सबके सामने आएंगे। आपने एक बयान भी दिया था कई बार, जो जो सभी का डीएनए जो एक है ईसाइयों को, उनको भी कम से कम राम के पूजन करना चाहिए, उनका जो आयोजन करना चाहिए, इस तरह का आपने बयान दिया था। आपकी अपील है इस तरह की कुछ? ये बात तो सत्य है जी। कि संस्कृति सबकी एक चिरंतन खून रगों में हिंदू है। जी। वो स्वीकार करें अथवा ना करें, जब आताताइयों ने आक्रमण किया तो तलवार की नोक पर उनसे धर्म परिवर्तन करवाया गया। तो ये कहीं ना कहीं उनकी 20-25 पीढ़ी 30 पीढ़ी आगे जाएंगे तो वो अपने पूर्वज हिंदू ही पाएंगे। ये सच्चाई है और इसको स्वीकार करना चाहिए। परंपराएं अलग हो सकती हैं लेकिन जो हमारी मूल जड़ है वो भगवान राम हैं, तो उसको मानने में मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होना चाहिए। बिल्कुल, आप बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि पुरानी परंपराओं का ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। एक और बात यह है कि सबसे ज़्यादा जब सरकार के लिए सबसे महत्वपूर्ण और चुनौती भी रहती है, 2028 में सिंहस्थ जो महाकुंभ आने वाला है, उसको लेकर जो मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी लगातार आते ही से सबसे पहले बैठकें हुई शुरुआत की थी, क्योंकि जितना कम समय दिख रहा है, क्योंकि ये समय 2 साल का ऐसे ही निकल जाएगा, तो किस तरह की तैयारी है और क्या किस तरह से अलग इंतज़ाम होने वाले हैं? निश्चित रूप से आने वाला जो महाकुंभ है वो बहुत भव्य और दिव्य महाकुंभ होने जा रहा है और इसके लिए ये जो धर्मस्व विभाग है ये भोपाल में था, इसको भी उज्जैन शिफ्ट किया गया है ताकि अभी से उसकी कार्य योजना बनकर एक दिव्य और भव्य महाकुंभ आने वाले समय में देखने को मिलेगा। इसके लिए सरकार पूरी रचना योजना तैयार कर रही है और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी भी निरंतर इस पर निगरानी कर रहे हैं और हमारा विभाग इस बात को लेकर संकल्पित है कि इस बार का जो कुंभ है वो अद्भुत और अविस्मरणीय होना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज़ और है कि आनंद विभाग, जिस तरह से पुरानी सरकार बीजेपी की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने इसको आनंद विभाग के रूप में बनाया, उनका मकसद था कि हैप्पीनेस इंडेक्स बढ़े, मध्य प्रदेश का बढ़े, उसकी गणना हो। भूटान की तर्ज पे उन्होंने इसको शुरुआत किया था, फिर लेकिन नाम बदलकर धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग फिर किया गया। तो लगता है कि आनंद विभाग को नाम बदलने से क्या काम बदला है? आनंद विभाग एक मुझे लगता है अलग विभाग था, इसी को बदल के गया, लेकिन उनका मकसद था कि हैप्पीनेस इंडेक्स लोगों में जो खुशहाल रहें लोग, इस तरह की बात कर रहे थे। और धार्मिक न्यास विभाग जो है सामंजस्य करके उसको आगे बढ़ा रहा था। बीच में काम भी शुरू हुआ, फिर पूरा का पूरा विभाग को लेकर उज्जैन शिफ्ट किया गया। तो लगता है इस तरह के विभाग में काम होना चाहिए क्या इस तरह का? देखो, धार्मिक विभाग जो है वो वास्तव में जो आनंद विभाग के बहुत नज़दीक है, क्योंकि लोगों को जब ईश्वर के दर्शन करते हैं, ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं आत्मिक शांति मिलती है, सुख मिलता है, संतोष मिलता है जी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा काम सरकार ने किया है। एक और मध्य प्रदेश में एक महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल जैसे जो बौद्ध सर्किट का होता है, सांची है, बहुत महत्वपूर्ण जगह है हमारी, या कई ऐसे और धरोहर हैं, चाहे खजुराहो का लें, भीमबेटका को लें, इसको लेकर भी इतना काम अभी तक हो नहीं पाया। बीच में हुआ, लेकिन टूरिज़्म को लेकर आज भी लगता है आपको कि एक बौद्ध सर्किट के रूप में स्थापित होना चाहिए? निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत विस्तृत क्षेत्र है और बहुत काम होने की संभावनाएं हैं जी। तो इसको अपन तलाश रहे हैं और जैसे जैसे बजट उपलब्ध होगा वैसे वैसे सरकार इन सब पर काम करेगी और निश्चित रूप से आने वाले समय में डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार के नेतृत्व में हम इस संस्कृति विभाग को, पर्यटन विभाग को क्रमांक 1 देश में क्रमांक 1 का विभाग बनाएंगे और निश्चित रूप से इसके अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। बिल्कुल, क्योंकि याद है एक मध्य जो एमपी अजब है गजब है को लेकर एक बड़ा जो विज्ञापन के रूप में चला था और लोगों की पूरे देश भर में नज़र गई थी कि मध्य प्रदेश भी पर्यटन को लेकर एक महत्वपूर्ण स्थान है, और बीच में काम भी हुए। लगता है आपको कि इन आगे के 5 सालों में, जैसे आपने बताया कि धार्मिक टूरिज़्म है, बौद्ध है, या बाकी चीज़ों को बढ़ा के किसी तरह की आय बढ़ाने में कितनी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है पर्यटन विभाग की? देखिए, एमपी अजब है और एमपी गजब है। माननीय प्रधानमंत्री जी भी प्रदेश में आए जी और उन्होंने ये कहा कि एमपी अजब है
और एमपी गजब, और एमपी ने करके भी दिखाया। जी, मोहन यादव जी के नेतृत्व में 29 में से 29 सीटें हमने जीती, बहुत बड़ी उपलब्धि सरकार ने प्राप्त की। और वास्तव में एमपी अजब है और एमपी के लोग भी गजब हैं। तो वो निश्चित रूप से राष्ट्रीय भावधारा को लेकर सारे लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे और सुखद परिणाम आने वाले समय में देखने को मिलेंगे। बिल्कुल। एक और आप जैसे बुंदेलखंड की बात करें, अति पिछड़ा जिस तरह से है, आपको लगता है वहाँ पर किसी तरह की आप संभावना देखते हैं पर्यटन की दृष्टि से या संस्कृति की दृष्टि से? बुंदेलखंड है या बघेलखंड है, इसको जैसे आपने यदि राम गमन पथ का होता है तो वहाँ पे हो सकता है कुछ हाँ, शुरुआत वहाँ हो, पे भी है। क्योंकि जितना भी काम हो रहा है, यदि आप देखा जाए तो मालवा इलाके में यहाँ तो समृद्धि उतनी है, लेकिन पर्यटन की दृष्टि से बुंदेलखंड बघेलखंड में इस तरह से कोई डेवलपमेंट किया जा सकता है क्या? क्या आपकी कोई योजना है? देखिए, बुंदेलखंड बहुत समृद्ध विरासत वाला क्षेत्र है, और हमारे यहाँ तो एक गाना भी चलता है कि ऐसी माटी न दुनिया के खंड खंड में, जन्म दइयो विधाता बुंदेलखंड में, आला उदल की भूमि है। तो कहीं ना कहीं बुंदेलखंड सांस्कृतिक दृष्टि से भी समृद्ध है, ऐतिहासिक दृष्टि से भी समृद्ध है। और चूंकि मैं बुंदेलखंड से मंत्री हूँ, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक क्षेत्र में बुंदेलखंड को आगे ले जाने का हम काम करेंगे। क्योंकि जैसे देखने में आया कि अयोध्या है, अयोध्या की इकोनॉमी पिछले 4 महीने में ही बदल गई। देखा जाए, क्या ऐसी कोई योजना, चूँकि आपने महाकाल लोक की बात की या ओंकारेश्वर है, बुंदेलखंड में यदि ऐसा कुछ हो जाए, तो यदि चित्रकूट से लेकर जो बुंदेलखंड के इलाके हैं वहाँ पे पर्यटन को बढ़ावा दिया जाए, तो वहाँ भी इस तरह से कुछ हो सकता है? निश्चित रूप से योजनाएं बना रहे हैं। जैसे अभी हमारे दमोह में जागेश्वर नाथ का बांदकपुर में बहुत प्राचीन मंदिर है, तो उसके लिए भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट तैयार किया जा रहा है। तो आने वाले समय में बुंदेलखंड में भी बहुत अच्छे पर्यटन स्थल डेवलप होंगे और लोगों को आकर्षित करेंगे। अभी एक सरकार का नया एक फैसला जो आया है या इसका अधिसूचना भी होने वाली कि 24 घंटे बाज़ार खुलेंगे। आप देखते हैं कहीं इससे भी पर्यटन में या किसी चीज़ में फ़ायदा हो सकता है क्या? किस नज़र से आप देखते हैं इसको? इसमें निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। जब 24 घंटे बाज़ार खुलेंगे तो निश्चित रूप से इकोनॉमी ऊपर जाएगी। बिल्कुल। और एक और बात है, इको टूरिज़्म के क्षेत्र में देखा जाए तो अभी आपसे धर्मस्थल की बात हुई, पर्यटन कई ऐसे क्षेत्र हैं, लेकिन जंगल भी जो हमारे हैं मध्य प्रदेश में, नेशनल पार्क्स हैं, वो भी कम से कम ये है कि टाइगर स्टेट है, वो भी एक पर्यटन के लिहाज से एक अच्छा क्षेत्र हो सकता है। उसको किस तरह से डेवलप करने का? बहुत अच्छे क्षेत्र हो सकते हैं, इनको डेवलप किया ही जा रहा है। कान्हा में लोग घूमने जाते ही हैं। हमारे दमोह का वो जो नौरादेही अभ्यारण्य है, वो भी टाइगर रिजर्व हो गया है। तो ये भी पर्यटन के क्षेत्र में, क्योंकि लोग बड़े दूर से आते हैं और देखते हैं, तो इनको भी विकसित करने का काम और योजनाएं चल रही हैं। आप ये बताएं कि इसके अलावा कोई आपके, चूँकि अभी पिछला जो 6 महीने निकला, 180 दिन की जो बात चल रही थी, उसमें ज़्यादातर समय निकल गया है इलेक्शन के प्रचार में निकल गया है। आपको अपने विभाग में इतने काम करने का समय ही नहीं मिला होगा। आगे के 4.5 साल में आपकी कोई ऐसी योजना जिसको आप बता सकें कि हमारे जनता को इस तरह से मिलने वाली है कुछ, संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से? विगत 6 महीने से संस्कृति और पर्यटन की दृष्टि से बहुत सारा काम हुआ है जी, उसका लेखा जोखा मेरे पास है। आप कहेंगे कुछ थोड़ा सा बताएं तो मैं आपको उपलब्ध करवा दूंगा। ये सारे राम वनगमन पथ पर और ये सारे लोगों पर भी काम हुआ है, तो तमाम चीज़ें हुई हैं। और मुझे लगता है कि पर्यटन विभाग और सांस्कृतिक विभाग में सबसे ज़्यादा काम विगत 6 महीने के अंतर्गत हुए हैं, जो एक रिकॉर्ड है। तो इसके बारे में भी आप कहेंगे तो आपको हम आंकड़े उपलब्ध करा देंगे। बिल्कुल। एक और आप थोड़ा सा व्यक्तिगत सवाल किए कि आप जैसे बहुत कम उम्र में आपको मंत्री पद मिला, दूसरी बार आप जीते, आप अपनी नई जो पीढ़ी है जो बीजेपी में आ रही है, किस तरह का संदेश देना चाहते हैं कि भाई कितनी मेहनत करनी चाहिए कि बिल्कुल अब दूसरी बार में भी आप जो मंत्री और बन सकते हैं और अपने इलाके का किस तरह से विकास कर सकते हैं? मेरा मानना ये है कि ये केवल भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है जी, कि जहाँ दूसरी पार्टियाँ परिवारवाद को बढ़ावा देती हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ही है जिसमें
एक चाय बेचने वाला भी बचपन में स्टेशन पर चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन जाता है। जी 4 एकड़ के किसान का बेटा शिवराज जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं। एक मजदूर का बेटा मोहन यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। ऐसे एक नहीं अनेक उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है ये पार्टी विथ द डिफरेंस जो हम कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पार्टी विथ द डिफरेंस है। इसमें जो मनीषी लोग बैठे हैं वो लोगों के काम को देखते हैं, उनको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिन लोगों को काम करना है पार्टी में, तो भारतीय जनता पार्टी उनके लिए अच्छा प्लेटफार्म है। वो आके काम करेंगे, योग्यता है, क्षमता है, तो निश्चित रूप से पार्टी आपको आगे बढ़ाने का काम करेगी। बिल्कुल। आखिरी सवाल ये है कि मध्य प्रदेश को नंबर 1 बनाने की बात हर बार चलती है। पिछले बीजेपी गवर्नमेंट शिवराज जी लगातार कहते रहे, मोहन यादव जी भी कह रहे हैं। पर्यटन की दृष्टि से किस तरह से नंबर 1 बनाएंगे आप इसको? देखिए, मध्य प्रदेश जब कांग्रेस की सरकार थी तो मध्य प्रदेश एक बीमारू राज्य की श्रेणी में आया करता था। गड्ढे में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है, पता ही नहीं चलता था। विद्युत के क्षेत्र में 2-3 घंटे लाइट आया करती थी। उस समय मैं कक्षा 10वीं में पढ़ता था, तो मुझे याद है कि हम लोग चिमनी ले आया करते थे, तो वो चिमनी की रोशनी में पढ़ा करते थे। और ये स्थिति थी। शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो सड़कें भी हमने पर्याप्त बनाई। आज मध्य प्रदेश की सड़कों की मिसाल पूरे देश में दी जाती है। फिर विद्युत के क्षेत्र में भी हम आत्मनिर्भर हुए। आज हम दिल्ली को भी विद्युत की ज़रूरत पड़ती है तो वहाँ भी सप्लाई करते हैं। तो कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में, सिंचाई के क्षेत्र में 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई होती थी, आज 42 लाख हेक्टेयर से भी ज़्यादा सिंचाई हो रही है। तो कहीं ना कहीं छोटे बांध, बड़े बांध, मध्यम बांध, तमाम प्रकार की बातें हुई हैं। और पर्यटन के क्षेत्र में भी आज 11 करोड़ का आंकड़ा जो है पर्यटकों का, ये बताता है कि मध्य प्रदेश पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में क्रमांक 1 का राज्य बनेगा, उसमें कोई शंका नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बड़े सलीके से, बड़े बेबाकी से आपने जवाब दिए हैं इस चीज़ों के। और ये थे हमारे साथ धर्मेंद्र भाव सिंह लोधी जी। और अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नए मेहमान के साथ। दीजिए इजाज़त। नमस्कार।